Hello everyone, my name is Priyansh Hija and welcome back to my YouTube channel BL Lab Scientist। आज के इस लेक्चर में हम लोग एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा अप्रोच टू एनीमिया, जिसमें हम ये सीखेंगे कि अगर किसी भी पर्सन को अगर एनीमिया है तो उस एनीमिया को डिटेक्ट करने के लिए हमें एक अप्रोच क्या रखनी है। देखिए, सबसे पहले एक बार हम डिस्कस करते हैं एनीमिया क्या होता है। एनीमिया एक मेडिकल कंडीशन है जिसके अंदर जिस भी पर्सन को एनीमिया होगा उस पर्सन के अंदर आरबीसी का काउंट कम होने लगता है, हीमोग्लोबिन का कॉन्सेंट्रेशन कम होने लगता है। तो बेसिकली एनीमिया एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें आरबीसी का काउंट कम आता है और हीमोग्लोबिन का कॉन्सेंट्रेशन कम होने लगता है, राइट। आज जो हमारा फोकस रहेगा वो ये रहेगा कि अगर किसी भी पर्सन को एनीमिया डिटेक्ट होता है तो आपको कौन कौन से लैब इन्वेस्टिगेशंस कराने हैं। एक बार आपने लैब इन्वेस्टिगेशन कराया, उसका रिजल्ट देखा, आपको पता लगा इस पर्सन को एनीमिया है, तो हमें फर्दर कौन सा लैब इन्वेस्टिगेशन कराना है जिससे हमें ये पता लगे कि उस पर्सन को एनीमिया क्यों हुआ है, होने की वजह क्या रही है, होने का कॉज क्या रहा है, या फिर उस पर्सन को किस टाइप का एनीमिया हुआ है। फाइनली हम कुछ केस स्टडीज को भी डिस्कस करेंगे जिससे कि हमको एक प्रैक्टिकल अप्रोच सीखने को मिलेगी कि हमारे सामने जब लैब इन्वेस्टिगेशंस की रिपोर्ट आती है, रिजल्ट्स आते हैं, तो उनके बेसिस को देख के हम कैसे पता करें पर्सन को एनीमिया है या फिर नहीं है, और अगर एनीमिया है तो किस टाइप का एनीमिया है या फिर उसको होने की वजह क्या रही है। तो क्या आप सब तैयार है ना ये टॉपिक डिस्कस करने के लिए? तैयार है ना? तो चलिए लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो देखिए, यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेके चलेंगे कि कोई पर्सन है, उसने अपना क्या दिया, सैंपल दिया। सैंपल देने के बाद उसने अपने कुछ लैब इन्वेस्टिगेशंस कराई, ठीक है। लैब इन्वेस्टिगेशंस में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है जिसमें हमें एनीमिया फाइंड आउट होता है वो है हमारा सीबीसी, जिसकी फुल फॉर्म है कंप्लीट ब्लड काउंट, ठीक है। तो इस पर्सन ने अपना सैंपल दिया, लैब इन्वेस्टिगेशन कराई, जिसमें कौन सा टेस्ट कराया है, सीबीसी कराया है। सीबीसी की जब हमारे सामने रिपोर्ट आई तो देखिए, सीबीसी में बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि आरबीसी काउंट, डब्ल्यूबीसी काउंट, टीएलसी, डीएलसी, एमसीवी, एमसीएच, एमसीएचसी, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। पर उन सारे पैरामीटर्स पे हमें फोकस नहीं करना। सबसे पहले हमें फोकस किस पे करना है, इन 3 पैरामीटर्स पे फोकस करना है। कौन कौन से? आरबीसी काउंट, हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन और एचसीटी वॉल्यूम। आपने इन तीनों पैरामीटर्स पे फोकस करा और ये देखा कि इनकी काउंट, इनकी कॉन्सेंट्रेशन की वॉल्यूम कितनी आ रही है। तो अगर आरबीसी का काउंट क्या आ रहा है, डिक्रीज आ रहा है, कम आ रहा है, हीमोग्लोबिन का कॉन्सेंट्रेशन भी क्या आ रहा है, कम आ रहा है, और आपका जो एचसीटी वॉल्यूम है वो भी क्या आ रहा है, कम आ रहा है। तो इन तीनों ही चीजें अगर कम आ रही हैं, आरबीसी काउंट, हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन, एचसीटी वॉल्यूम अगर उस पर्सन के रिपोर्ट में कम आ रही है तो हमें ये सजेस्ट करेगा कि माइट भी इस पर्सन को एनीमिया हो सकता है। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा, सबसे पहले हमने सीबीसी कराई, उसके बाद लैब इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट देखी जिसमें हमने आरबीसी काउंट, हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन और एचसीटी वॉल्यूम देखा। तीनों का लेवल क्या आ रहा है, कम आ रहा है, तो हमें ये सजेस्ट हो गया कि इस पर्सन को एनीमिया हो सकता है। तो देखिए, लास्ट में हमने देखा था कि सीबीसी रिपोर्ट जब हम इस पर्सन की देखेंगे तो उसके अंदर आरबीसी का काउंट क्या आएगा, कम आएगा, हीमोग्लोबिन का कॉन्सेंट्रेशन क्या आएगा, कम आएगा, और एचसीटी का वॉल्यूम भी क्या आएगा, कम आएगा। देखिए, एक बार हम समझते हैं कि इनके बीच में क्या रिलेशन है। एनीमिया, जिस भी पर्सन को एनीमिया होता है ना, जैसे हम एग्जांपल ले लेती हूँ, मुझे एनीमिया हुआ है, ठीक है, तो मेरी बॉडी के अंदर आरबीसी जो काउंट है, रेड ब्लड सेल्स का जो काउंट है वो क्या होने लगेगा, धीरे धीरे कम होने लगेगा। आरबीसी का काउंट क्या हुआ, धीरे धीरे कम होने लगा। अब हमें पता है हीमोग्लोबिन का होता है, आरबीसी के अंदर होता है, तो अगर आरबीसी कम हो रही है तो हीमोग्लोबिन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो भी क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। एचसीटी जो है, देखिए एचसीटी क्या है, हिमेटोक्रिट है। बेसिकली हिमेटोक्रिट वॉल्यूम किसकी वॉल्यूम बताती है हमें, रेड ब्लड सेल्स की वॉल्यूम बताती है। तो अगर मेरी बॉडी के अंदर आरबीसी का काउंट, आरबीसी कम बन रही है, उसका काउंट कम आ रहा है, तो उसकी वॉल्यूम भी क्या होगी, कम ही आएगी। तो एचसीटी वॉल्यूम भी हमारा क्या आएगा, कम आएगा। तो ये तीनों पैरामीटर्स एक दूसरे से इस तरीके से रिलेट करते हैं। अब हम समझेंगे कि कॉज ऑफ एनीमिया कितने टाइप का हो सकता है। कॉज ऑफ एनीमिया मतलब क्या क्या वजह हो सकती है, क्या वजह हो सकती है। फाइनली हमने क्या समझा कि एनीमिया के अंदर आरबीसी का काउंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो आरबीसी का काउंट होने की वजह क्या क्या हो सकती है, या तो मेरी बॉडी के अंदर आरबीसी का जो प्रोडक्शन है वो ही क्या हो रहा है, कम हो रहा है, मतलब मेरी बॉडी के अंदर आरबीसी बन ही कम रही है। या फिर दूसरी वजह क्या हो सकती है, आरबीसी बनी तो सही लेकिन मेरी बॉडी के अंदर किसी ना किसी वजह से मेरी बॉडी में से उसका क्या होने लग गया, लॉस होने लग गया, आरबीसी मेरी बॉडी से लॉस मतलब बाहर निकलने लग गई। या फिर तीसरी वजह ये हो सकती है डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी बढ़ गया,
गया, मतलब बनी तो सही, आरबीसी मेरी बॉडी के अंदर सही बनी, लॉस भी नहीं हुआ, लेकिन मेरी बॉडी के अंदर ही उसका क्या हो गया, डिस्ट्रक्शन हो गया, टूट गई, ब्रेक डाउन हो गई। इन तीनों ही वजह की वजह से क्या हो सकता है, आरबीसी का जो लेवल है वो क्या हो सकता है, कम हो सकता है। आरबीसी का लेवल कम हुआ, उसका काउंट कम आएगा, काउंट कम हुआ, हीमोग्लोबिन का कॉन्सेंट्रेशन कम आएगा, हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन भी कम आया, आरबीसी का काउंट कम हो रहा है, तो उसका एचसीटी वॉल्यूम भी क्या आएगा, डिक्रीज आएगा। तो लास्ट हमने सीखा था कि आरबीसी का काउंट, जिस भी पर्सन को एनीमिया है उसके अंदर आरबीसी का काउंट कम होने की वजह क्या क्या हो सकती है। तो पहली वजह क्या थी, आरबीसी का प्रोडक्शन कम हो रहा था, या फिर लॉस ऑफ आरबीसी हो रही थी, या फिर आरबीसी का ब्रेकडाउन ज्यादा हो रहा था। ठीक है, अभी हम फोकस करेंगे जो हमारा फर्स्ट कॉज था, लेस प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, की आरबीसी किस किस वजह से कम बनती है। ठीक है, एक बार हम नॉर्मल प्रोडक्शन समझते हैं। नॉर्मली देखिए, बोन मैरो के अंदर आरबीसीज बनती हैं। बोन मैरो के अंदर हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स होते हैं जो 6 स्टेजेस से गुजरते हैं और फाइनली हमें क्या बना के देते हैं, एक मैच्योर और एक फंक्शनेबल आरबीसीज बना के देते हैं। ठीक है, बोन मैरो में क्या है, हमारा हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स है। जो नेक्स्ट स्टेज में कन्वर्ट होगा वो है हमारी प्रोइरिथ्रोब्लास्ट, प्रोइरिथ्रोब्लास्ट होगी इरिथ्रोब्लास्ट में कन्वर्ट, इरिथ्रोब्लास्ट वापस किस में कन्वर्ट होगी, इरिथ्रोब्लास्ट के अंदर। बेसिकली इनके अंदर डिफरेंस होता है, ये होती है आपकी पॉलीक्रोमैटिक सेल्स और ये होती है हमारी ऑर्थोक्रोमैटिक सेल्स। इसको हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हमें स्टेजेस देखनी है। थर्ड स्टेज से कहां जाएगा, फोर्थ स्टेज के अंदर, जो कि आपकी नॉर्मोसाइट है, फिर जाएगा ये फिफ्थ स्टेज के अंदर, रेटिकुलोसाइट के अंदर कन्वर्ट होगा, और फिर आपका रेटिकुलोसाइट फाइनली किस में कन्वर्ट होगा, एक मैच्योर और एक फंक्शनेबल रेड ब्लड सेल्स के अंदर। तो ये तो हो गया नॉर्मल प्रोडक्शन। अब नॉर्मल प्रोडक्शन करने के लिए भी हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स को प्रो इरिथ्रोब्लास्ट में कन्वर्ट होने के लिए, प्रो इरिथ्रोब्लास्ट को इरिथ्रोब्लास्ट में कन्वर्ट होने के लिए इन चीजों की जरूरत होती है, तभी ये कन्वर्जन पॉसिबल हो पाता है। जैसे कि हार्मोन्स की जरूरत होगी, हमारी जो थायराइड ग्लैंड है वो क्या प्रोड्यूस करती है, थायराइड हार्मोन्स को प्रोड्यूस करती हैं, जैसे कि T3 एंड T4। तो अगर नॉर्मल प्रोडक्शन हो रहा है T3 एंड T4 का, तो नॉर्मल प्रोडक्शन किसका होगा, आरबीसी का भी नॉर्मल प्रोडक्शन होगा। लेकिन अगर किसी वजह से थायराइड ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम आ गई है, T3 T4 एक एडिक्वेट मात्रा में, एडिक्वेट कॉन्सेंट्रेशन में नहीं बन पा रहा है, T3 एंड T4 का प्रोडक्शन भी कम हो रहा है, तो अगर T3 T4 कम बन रहे हैं तो आपकी आरबीसी का प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे हम कॉजेस समझ रहे हैं क्या क्या वजह हो सकती है। तो पहली वजह समझ आई। दूसरी वजह क्या हो सकती है, हमारा जो किडनी है, हमारा जो लिवर है, वो क्या प्रोड्यूस करता है, एक हार्मोन है आपका इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन। इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन भी क्या करता है, इनके कन्वर्जन को एक पॉजिटिव स्टिमुलेशन देता है। पॉजिटिव स्टिमुलेशन का मतलब क्या है कि जब ये हार्मोन आपके बोन मैरो पे जाएगा, हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स को एक प्रेशर देगा कि वो किस में कन्वर्ट हो सके, प्रो इरिथ्रोब्लास्ट में कन्वर्ट हो सके। प्रो इरिथ्रोब्लास्ट को प्रेशर देगा कि वो नेक्स्ट स्टेज में इरिथ्रोब्लास्ट के अंदर कन्वर्ट हो सके, तो इसे हम बोलते हैं पॉजिटिव स्टिमुलेशन देता है। तो बेसिकली यहाँ पे जो हार्मोन्स है T3 T4 एंड आपका जो इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन है, ये हार्मोन्स क्या करेंगे, इनको पॉजिटिव स्टिमुलेशन देंगे, जिससे ये स्टेजेस एक मतलब नेक्स्ट स्टेज में कन्वर्ट हो सके और फाइनली हमें आरबीसी मिल सके। राइट, नेक्स्ट है आपके न्यूट्रिशंस। न्यूट्रिशन जैसे कि आयरन, जो आप डाइट से ले रहे हैं, आयरन, विटामिन B12, विटामिन B9 जिसे हम फोलेट भी बोलते हैं, तो ये सारे न्यूट्रिशंस भी हमें जरूरी है क्या कन्वर्ट कराने के लिए, इन सारी स्टेजेस को नेक्स्ट स्टेज के अंदर कन्वर्ट कराने के लिए। आपने कॉमनली सुना होगा जैसे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, वो किस वजह से होता है, आयरन की अगर कमी है, आपने डाइट में आयरन कम लिया है, आयरन की अगर डेफिशिएंसी है, तो उस आयरन की कमी से एनीमिया हो रहा है, आयरन की कमी से आरबीसी का प्रोडक्शन कम हो रहा है, जिसकी वजह से एनीमिया हो रहा है, उसको आप बोलोगे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आपने एक और सुना है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, वो किस वजह से होता है, जिसमें विटामिन B12 एंड विटामिन B9 की क्या होती है, डेफिशिएंसी होती है। तो अगर न्यूट्रिशन की भी डाइट में डेफिशिएंसी है, तो उस वजह से भी क्या हो सकता है, आरबीसी का प्रोडक्शन कम हो सकता है, और आरबीसी के प्रोडक्शन के कम होने की वजह से एनीमिया हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा कॉज ड्रग्स एंड टॉक्सिन्स। ड्रग्स एंड टॉक्सिन्स जैसे एग्जांपल है आपका अल्कोहल। अब देखिए यहाँ पे अल्कोहल एकदम अपोजिट काम करता है। यहाँ पे हमने सीखा था कि ये क्या करते हैं, पॉजिटिव स्टिमुलेशन देते हैं बोन मैरो को, लेकिन आपका जो अल्कोहल है वो क्या देता है, बोन मैरो को नेगेटिव स्टिमुलेशन देता है। नेगेटिव स्टिमुलेशन का मतलब क्या है, अल्कोहल हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स को पीछे की तरफ खींचेगा, वो उसको इसके अंदर कन्वर्ट होने से रोकेगा, प्रो इरिथ्रोब्लास्ट को इरिथ्रोब्लास्ट के अंदर कन्वर्ट होने से वो रोकेगा, ये होता है नेगेटिव स्टिमुलेशन। ठीक है, तो जितना ज्यादा अल्कोहल का कंजप्शन होगा, उतना ज्यादा आपके बोन मैरो को नेगेटिव स्टिमुलेशन मिलेगा, वो पीछे रोकने की कोशिश करेगा। जितना ज्यादा इसको नेगेटिव स्टिमुलेशन मिलेगा, उतना ज्यादा रेड ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन
डिक्रीज होने लगेगा। तो देखिए अभी तक हमने क्या समझा कि अगर किसी भी पर्सन को एनीमिया है तो उसके अंदर क्या हो रहा है, आरबीसीज का काउंट कम आ रहा है। ठीक है, आरबीसीज का लेवल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब आरबीसीज के लेवल कम होने की तीन मेन वजह हमने देखी, लेस प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज, आरबीसीज कम बन रही है, या फिर आरबीसीज का लॉस हो रहा है, या फिर आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है। ये तीनों इसकी मेन वजह है। लेस प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज को हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब आपके सामने एक क्वेश्चन है कि लैब इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे कि आरबीसीज का जो काउंट कम हुआ है उसकी वजह क्या रही है। क्या आरबीसीज कम बनी है, वजह क्या रही कम बनने की, या तो वो कम बनी है, या फिर आरबीसीज का लॉस हुआ है, या फिर आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन हुआ है। तो लैब इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे आपको ये पता करना है कि इन तीनों वजह में से कौन सी वजह रही है जिसकी वजह से आरबीसीज का काउंट क्या हुआ है, कम हुआ है। तो देखिए इसका आंसर क्या है, आपके सामने एक पैरामीटर है रेटिक्यूलोसाइट इंडेक्स। ये रेटिक्यूलोसाइट इंडेक्स की जो वैल्यू है वो डिफरेंशिएट करने में हेल्प करती है कि इन तीनों में से कौन सी वजह रही है। आपने उस पर्सन का रेटिक्यूलोसाइट इंडेक्स कराया, सबसे पहले हमने सीबीसी कराया, सीबीसी में आरबीसी का काउंट क्या आ गया, कम आ गया, मतलब हमें ये पता लग गया कि उस पर्सन को एनीमिया हो सकता है। अब एनीमिया तक आप पहुंच गए तो नेक्स्ट आपको क्या जानना है कि एनीमिया होने की वजह क्या रही, इन तीनों में से क्या वजह रही है। तो नेक्स्ट लैब इन्वेस्टिगेशन आप क्या कराओगे, रेटिक्यूलोसाइट इंडेक्स कराएंगे। अब रेटिक्यूलोसाइट इंडेक्स की वैल्यू अगर कम आ रही है, डिक्रीज आ रही है, तो वो आपको क्या बताएगी, क्या वजह हो सकती है, लेस प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज हो सकता है कि आरबीसीज उसकी बॉडी के अंदर कम बनी है। अब अगला क्वेश्चन भी दिमाग में आता है कि लेस प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज में रेटिक्यूलोसाइट इंडेक्स का काउंट कम क्यों हो रहा है, राइट। तो इसकी भी वजह है, इसका भी आंसर है। इसका आंसर क्या है, देखिए आरबीसीज, लेस प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज आपको क्या बता रही है कि आरबीसीज कम बनी है। कोई सी भी वजह हो सकती है, वजह अभी हमने डिटेल में डिस्कस करी। हार्मोन्स की कमी की वजह से हो सकता है, न्यूट्रिशन की वजह से हो सकता है, न्यूट्रिशन की कमी है उसकी वजह से हो सकता है, या फिर कोई ड्रग्स एंड टॉक्सिन्स की वजह से हो सकता है। ठीक है, वो हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। लेस प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज में क्या होगा, आरबीसीज अगर कम बन रही है, अगर आरबीसीज का प्रोडक्शन कम हो रहा है तो सिंपल सी बात है रेटिक्यूलोसाइट भी क्या हो रहा है, कम बन रहा है, तभी आरबीसीज भी कम बन रही है, राइट। तो अगर रेटिक्यूलोसाइट इंडेक्स, रेटिक्यूलोसाइट काउंट कम आएगा तो रेटिक्यूलोसाइट इंडेक्स भी क्या आएगा, कम आएगा। तो यहाँ पे हमें डिक्रीज मिलेगा रेटिक्यूलोसाइट इंडेक्स। नेक्स्ट आपकी दो वजह है, लॉस ऑफ आरबीसीज या फिर डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज। इन तीनों ही वजह के अंदर रेटिक्यूलोसाइट इंडेक्स क्या आएगा, इंक्रीज आएगा। इसका रीजन क्या है, देखो समझो। लॉस ऑफ आरबीसीज का मतलब क्या है, मेरी बॉडी के अंदर पहले तो बोन मैरो ने मुझे एक एडिक्वेट अमाउंट में, एक पर्याप्त अमाउंट में आरबीसीज बना के दी, लेकिन किसी वजह से मेरी बॉडी से आरबीसीज का लॉस होने लग गया, या फिर किसी वजह से मेरी बॉडी के अंदर आरबीसीज बनने के बाद उसका ब्रेकडाउन होने लग गया। ठीक है, तब भी आरबीसी का काउंट कम होगा। अगर ऐसा कुछ हुआ तो मेरी बॉडी क्या करती है, रिस्पॉन्स देती है। मेरा बोन मैरो क्या करेगा, रिस्पॉन्स देगा। क्या रिस्पॉन्स देगा, वो आरबीसीज, नई आरबीसीज बनाने का जो प्रोडक्शन है उसको क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। अगर मेरी बॉडी से आरबीसीज का लॉस हो रहा है या फिर मेरी बॉडी के अंदर आरबीसीज का ब्रेकडाउन हो रहा है तो बोन मैरो क्या करेगा, आरबीसीज के सिंथेसिस को, नई आरबीसीज के बनने की जो प्रोसेस है उसको क्या कर देगा, वो इंक्रीज कर देगा, जिससे क्या होगा, रेटिकुलोसाइट भी ज्यादा बनेगा, ये इसके अंदर ज्यादा कन्वर्ट होगा, ये इसके अंदर ज्यादा कन्वर्ट होगा, तो फाइनली आपके सामने रेटिकुलोसाइट्स भी क्या होंगी, ज्यादा बनने लगेंगी, जिससे आपको नई आरबीसी ज्यादा मिल सके। ठीक है, जितनी ज्यादा रेटिकुलोसाइट्स काउंट बढ़ता जाएगा उतना ही रेटिकुलोसाइट इंडेक्स भी आपका इंक्रीज आएगा। तो अगर मैंने रेटिकुलोसाइट इंडेक्स इन्वेस्टिगेशन कराया, उसका रिजल्ट देखा, रिजल्ट में अगर रेटिकुलोसाइट इंडेक्स डिक्रीज आ रहा है तो क्या वजह हो सकती है, आरबीसीज का प्रोडक्शन कम हुआ है, एनीमिया है, लेकिन क्या वजह है उसकी कि आरबीसीज का प्रोडक्शन कम हुआ। अगर रेटिकुलोसाइट इंडेक्स क्या आ रहा है, इंक्रीज आ रहा है, तो क्या हो सकती है वजह कि एनीमिया तो है, आरबीसी काउंट कम आ रहा है, लेकिन वजह क्या है उसकी, या तो आरबीसीज का लॉस हो रहा है या फिर आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन हो रहा है। आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस करा सबसे पहले कि किसी भी पर्सन के अंदर मुझे एनीमिया डिटेक्ट करना है तो मुझे कौन कौन सी लैब इन्वेस्टिगेशंस करानी है, उनके रिजल्ट्स को देख के कैसे हमें ये चीज को डिटेक्ट करना है।
फिर हमने समझा कि एनीमिया को होने की क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, लेस प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज को हमने डिटेल में डिस्कस करा, और फाइनली हमने ये डिस्कस करा कि लैब इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे इन वजहों के पीछे इन कॉजेज के बीच में हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं. सो या, दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो लेक्चर. इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.